साथियों नमस्कार। आप सबको पता है कि 15 मिनट की शो में हम डेली आपके साथ उपस्थित होते हैं। 15 मिनट में 15 क्वेश्चन डायरेक्ट लेकर और 15 से ज्यादा क्वेश्चन इनडायरेक्ट लेकर, मतलब 15 मिनट में आपको 30 से 35 क्वेश्चन अभी हम आपको समझाते हैं, अभी हम आपको याद दिलाते हैं, याद करवाते हैं। इसलिए लगातार आप 15 मिनट मेरे साथ जरूर जुड़े रहिएगा इसी YouTube पर लगातार, और ये डेली अब शाम में अपलोड हुआ करेगा 15 मिनट का शो केमिस्ट्री का। चलिए आप प्रश्न की शुरुआत कर देते हैं साथियों। मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आपसे कहता है कि उस तत्व का नाम बताइए। यह प्रश्न कहता है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक का विन्यास जो है 2, 8 और 7 है। आप सबको पता है यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है किसका है? इलेक्ट्रॉन का निकलता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां कितना है? तो 2, 8 और 7। टोटल यदि बात करिएगा तो यह हो जाएगा आपका 17। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 होगा उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा साथियों? तो उसका एटॉमिक नंबर भी 17 होगा। क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा कल के क्लास में, Z बराबर P बराबर E, यानी परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह सब आपस में बराबर होता है। इसलिए साथियों क्लियर है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल यहां पर 17 होगा तो परमाणु संख्या भी क्या हो जाएगा भाई? तो परमाणु संख्या भी आपका यहां पर 17 हो जाएगा। और 17 परमाणु संख्या है किसका? तो आपका क्लोरीन का है। इसलिए आपका आंसर साथियों यहां से हो जाएगा क्लोरीन। आप सभी लोग एक बार आंसर कमेंट जरूर करिएगा और पूरी कंसंट्रेशन के साथ अगले 15 मिनट आप मेरे साथ रहिएगा और लगातार आंसर कमेंट करिएगा। चलिए आपका आंसर यहां से क्लोरीन होता है, यानी विकल्प बी होगा। कार्बन की बात करिएगा तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। हीलियम का परमाणु संख्या साथियों जो है यह आपका 2 होगा। और फ्लोरीन की बात किया जाए तो फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो है यह आपका 9 होता है। इलेक्ट्रॉन मिनरल 2 और 7 होगा, इसका सिर्फ 2 होगा, और इसका करेंगे 2 और 4 होगा। तो ध्यान रखिएगा यह आपका क्लोरीन का जो है 2, 8 और 7 हो जाएगा। चलिए तो आंसर क्लियर है भाई, आपका आंसर यहां से विकल्प बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला कहता है कि लिटमस विलयन जब ना तो एसिडिक होगा, ना तो अम्लीय होगा, और ना ही क्षारीय होगा, ना तो बेसिक होगा, तब वह किस रंग का होता है? तो याद रखिएगा तब वह बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होगा? जब आपको किसी विलयन में यह पता चल जाएगा कि लिटमस पेपर के पे आपको पता चल जाएगा उसका कलर ना तो एसिडिक जैसा दिखता है ना तो बेसिक जैसा दिखता है, अर्थात वह रंग जो है वह बैगनी हो जाएगा। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर यहां से बैगनी हो जाएगा। और मैं बता दूं लिटमस पेपर पर जब एसिड को डाला जाता है तो अम्ल क्या करता है? अम्ल जो है वो एसिड जो है वो नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है, और बेस क्या करता है? तो बेस जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसकी कॉन्सेप्ट को भी याद रखिएगा। एक होता है आपका ABR, इसका मतलब क्या होता है कि एसिड जो है ये ब्लू लिटमस पेपर को साथियों क्या करता है? तो ब्लू लिटमस पेपर को जो है ये रेड में कन्वर्ट कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को जो है लाल में बदल देता है। और यदि आप बेस की बात करते हैं BRB इसमें होता है, अर्थात बेस जो है ये क्या करता है? तो रेड लिटमस पेपर को जो है ये ब्लू में कन्वर्ट करवा देता है। इस टेक्निक को याद रखिएगा, कई बार साथियों आपको एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। अगला, प्रोटियम में कितना न्यूट्रॉन होगा? यह प्रोटियम जो है यह हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक को प्रोटियम के नाम से जाना जाता है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या की बात करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना हो गया? तो आपका 0 हो गया। हाइड्रोजन का चूंकि 3 समस्थानिक होता है, यह सबसे पहला है जिसको आप प्रोटियम के नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक जो है 1H2, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, ड्यूटेरियम कहा जाता है। और हाइड्रोजन का तीसरा समस्थानिक जो है यह आपका ट्राइटियम कहा जाता है, यह आपका ट्राइटियम कहा जाता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। चलिए तो आपका आंसर यहां से विकल्प ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है अर्थात मेटलवाइड है? इसमें साथियों आपको पता है जिसमें धातु और अधातु दोनों जैसा कुछ न कुछ गुण पाया जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे सीसा की बात करते हैं, आप लेड की बात करते हैं, तो सीसा जो है यह धातु की श्रेणी में आता है। ब्रोमीन साथियों Br ब्रोमीन जो है यह आपका अधातु है, यह आपका क्या है भाई? अधातु है। सिलिकॉन Si जो है यह आपका उपधातु है। चलिए तो आंसर बाबू आप कमेंट कर दीजिएगा। उपधातु के बारे में आपसे पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और आर्सेनिक
एस जो है ये आपका आर्सेनिक है, और आर्सेनिक साथियों जो है ये किसकी श्रेणी में आता है? तो आर्सेनिक आपका जो है यह भी धातु की श्रेणी में ही आता है। चलिए तो आंसर आपका हो गया विकल्प सी। अगला है कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होगा? कैल्शियम Ca, कैल्शियम का परमाणु संख्या साथियों 20 और परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो परमाणु संख्या के बारे में पूछा है कि बताइए कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या होगा? तो आपका आंसर यहां से क्या बनेगा? कैल्शियम का परमाणु संख्या जो है यह आपका 20 हो जाएगा। सभी लोग जल्दी आंसर कमेंट करिएगा। यदि परमाणु द्रव्यमान के बारे में पूछा जाता तो परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाता? तो परमाणु द्रव्यमान आपका 40 हो जाता। और मैं आपको बताया हूं, आप याद रखिएगा, 1 से लेकर 30 तक जितना भी एलिमेंट्स है उन तमाम एलिमेंट्स का जो है आप एटॉमिक नंबर, उन तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर भी याद कर लीजिएगा और एटॉमिक मास भी याद करिएगा। इससे आपको फायदा क्या मिलेगा? कई बार आपसे एग्जाम में जो है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान के संदर्भ में जो है ऐसा सवाल पूछा गया है। चलिए तो आपका आंसर यहां विकल्प बी हो जाएगा। अगला है कि सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? सीसा और टीन का जो मिश्र धातु है अर्थात पीबी और टीन का एसएन, याद रखिएगा पीबी और एसएन टीन, ये दोनों मिलकर क्या करता है? ये आपको सोल्डर बनाता है। क्या बनाता है? सोल्डर बनाता है, जिसका उपयोग आप कहां करते हैं? तो आप सोल्डिंग करने में करते हैं, वेल्डिंग करने में करते हैं। तो वह किसका मिश्र धातु होगा? क्या ये पीतल बनाएगा? क्या सोल्डर बनाएगा? चलिए तो आंसर क्लियर है। आपका आंसर यहां से विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सीसा और टीन का मिश्र धातु जो है वो आपका सोल्डर कहलाता है। तांबा और जस्ता का मिश्र धातु जो है वो आपको पीतल कहलाता है। तांबा और टीन का मिश्र धातु जो है वो आपका कांसा कहलाता है। तो इस तरीके से तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्र धातु जर्मन सिल्वर कहलाता है। तो ऐसा कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इन तमाम मिश्र धातु का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए तो आंसर आपका यहां से सोल्डर यानी विकल्प बी हो जाएगा। अगला, चांदी किन पदार्थ से क्रिया करके काली हो जाती है? चांदी के ऊपर साथ याद रखिएगा, चांदी का सिंबल एजी अर्थात सिल्वर का सिंबल जो है यह आपका एजी होता है। जब ये सल्फर के साथ अभिक्रिया करता है तो इसके ऊपर जो है सल्फर मिलने से क्या हो जाता है? एक काले कलर की परत चढ़ जाती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? काली क्यों हो जाती है? क्या कार्बन, जिंक, सल्फर और नाइट्रोजन? तो आपका आंसर यहां से सल्फर हो जाएगा। चांदी के ऊपर जब सल्फर का एक लेप लग जाता है तो चांदी के ऊपर साथियों सल्फर के लेप लगने से साथियों चांदी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। हालांकि चांदी के बारे में आपको पता है यह एक निष्क्रिय धातु के अंतर्गत आता है, लेकिन यह सल्फर के साथ जो है बहुत काफी दिनों में, तुरंत तो अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन काफी दिनों में धीरे धीरे जो है यह अभिक्रिया करके काला हो जाता है। यूं तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा, यदि सोना के बारे में बात किया जाए, चांदी के बारे में बात किया जाए, प्लेटिनम के बारे में, तो सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है इसको अक्रिय धातु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? तो सोना, चांदी और प्लेटिनम की बात करेंगे तो सोना, चांदी और प्लेटिनम को जो है अक्रिय धातु के नाम से जाना जाता है। चलिए तो आपका आंसर क्लियर हो गया। आपका आंसर यह विकल्प सी हो जाएगा। अगला है कि लिटमस विलयन किससे प्राप्त किया जाता है? ये लिटमस विलयन ने बाबू लिटमस पेपर होता है, लिटमस पत्र होता है, और ये लिटमस पत्र साथियों जो है लाइकेन के पौधे से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है? लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। जिस लिटमस पत्र से पता चलता है किसी पदार्थ की अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में। अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में ध्यान रखिएगा, अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में किससे पता चलता है? तो आपको अम्लीयता और क्षारीयता के बारे में लाइकेन एक पौधा है जिसकी पत्ती से तैयार किया गया लिटमस पेपर से पता चलता है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर जो है यहां पर लाइकेन हो जाएगा, यानी साथियों आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? अब देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड में आपने Al2O3 का नाम सुना होगा, आपने ZnO का नाम सुना होगा। मूल रूप से ये आपका जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात ना तो ये एसिडिक है और ना ही ये बेसिक है, अर्थात ना तो ये अम्लीय और ना ही ये क्षारीय है। अब आपके ऑप्शन में यहां पर जिंक ऑक्साइड दिया है, ये बिल्कुल हो जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रकृति और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रकृति, ये इसकी प्रकृति साथियों बेसिक होती है। याद रखिएगा, इसकी प्रकृति जो है ये आपका बेसिक होता है, और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रकृति जो है ये आपका अम्लीय होता है। अब यहां पर एक से अधिक है, तो ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो नहीं है, लेकिन संयोग से यहां पर विकल्प ई जो है इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड देता है, Al2O3 देता है, ये तो है। तो आपका ये भी है और आपका ये भी है, इसलिए आपका आंसर सही क्या हो जाएगा?
एक से अधिक वाला आपका आंसर हो जाएगा। आप आंसर विकल्प डी कमेंट करेंगे। ई में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक में जिंक ऑक्साइड है। ये दोनों का दोनों जो है आपका उभयधर्मी अर्थात एम्फोटिक सब्सटेंस में आता है, यानी आपका आंसर विकल्प ए हो जाएगा। उभयधर्मी का मतलब हो गया एम्फोटिक सब्सटेंस में ये दोनों का नाम आता है। चलिए तो बाबू आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक तांबे का अयस्क है? तांबा का प्रमुख अयस्क में साथियों कॉपर पायराइड का नाम आता है, कॉपर ऑक्साइड का नाम आता है, क्यूप्राइड का नाम आता है, कॉपर ग्लास का नाम आता है। ये तमाम साथियों जो है ये आपको क्या है, तांबा का प्रमुख अयस्क है, कॉपर का है। लेकिन अब ऑप्शन में आपका हेमेटाइट दिया है। सबको पता है हेमेटाइट जो है ये लोहा का प्रमुख अयस्क है। क्रोमाइट की बात करेंगे ये क्रोमियम का प्रमुख अयस्क है। मैग्नेटाइट की बात करेंगे ये भी लोहा का प्रमुख अयस्क है। तो आपका क्यूप्राइट जो है ये किसका प्रमुख अयस्क होगा? तो ये आपका कॉपर का होगा। पूछा यही गया था कि बताइए कॉपर का प्रमुख ऑक्साइड कौन है, तो आपका क्यूप्राइट है। साथियों ये तमाम प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप एईडीओ की तैयारी करते हैं, बीपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का आप तैयारी करते हैं तो इस सेशन को डेली देखिएगा। प्रत्येक दिन ये सामने अपलोड हो जाया करेगा 15 मिनट का शो केमिस्ट्री का, और हर दिन आप देखिएगा आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इस 15 मिनट में कम से कम जो है आपका 30 से 35 क्वेश्चन का रिवीजन होगा, जो आपके आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्लियर हो चुका है। आपका आंसर क्यूप्राइट यानी विकल्प डी हो जाएगा। आप सभी लोग को जिस सेशन अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगता है, और हर एक प्रश्न का जो सही जवाब होगा और जो आप यहां से सीखते हैं वह भी आप कमेंट करने का प्रयास जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के डैश पर आधारित है। साथियों आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये तत्वों की परमाणु संख्या पर अर्थात जेड पर आधारित है, यानी परमाणु संख्या पर आधारित है, एटॉमिक नंबर पर आधारित है। और बता दें मैं आपको ये जो आपका मॉडर्न पीरियडिक टेबल है एमपीटी जो है इसका पिता किसे माना जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का पिता जो है ये मोसले साहब को माना जाता है। किसे माना जाता है? मोसले को माना जाता है, जो एटॉमिक का नंबर के आधार पे, परमाणु संख्या के आधार पे एक आवर्त सारणी की रूपरेखा दिया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर हो जाएगा, यानी परमाणु संख्या हो जाएगा। और जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी था, ध्यान रखिएगा, यदि मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात करेंगे तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है ये एटॉमिक मास के आधार पर बना था। मेंडलीव का आवर्त सारणी किसके आधार पे था? तो एटॉमिक मास के आधार पे था। और मोसले का जो आवर्त सारणी है ये एटॉमिक नंबर के आधार पे है, यानी आपका आंसर यहां से विकल्प बी हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन बाबू? लगातार आप लोग देखते रहिएगा। अगला है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है? आपको पता है कि मधुमक्खी की डंक जो है इसमें क्या पाया जाता है? मधुमक्खी के डंक में साथियों फॉर्मिक एसिड रहता है। अतः ये जब आपके बॉडी में प्रवेश करता है ये फॉर्मिक अम्ल तो जलन सा उत्पन्न होता है, और इसके प्रभाव को कम करने के लिए जो है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि मधुमक्खी या चींटी जब डंक मारती है तो आपके बॉडी में क्या करती है? वो फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। अब फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है, यानी वो मेथेनोइक एसिड को इंजेक्ट कर देती है। तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए साथियों ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। चलिए तो आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा, यानी आपका आंसर बेकिंग सोडा हो जाएगा, जो फॉर्मिक अम्ल की प्रभाव को क्या करता है? कम करता है और जलन से आपको बचाता है। क्लियर? अगला, स्थिर तापमान पर किस नियम के अनुसार गैस का आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ध्यान रखिएगा साथियों, यह कहता है कि इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/p, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। यानी प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगा और प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा। और यह नियम जो है इस नियम को कहा जाता है बॉयल का नियम। कौन सा नियम भाई? ये नियम जो है इस नियम को जो है बॉयल्स लॉ कहा जाता है। इस नियम को साथियों बॉयल के नियम के नाम से जाना जाता है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। ये नियम आपका बॉयल्स का नियम हो गया। चार्ल्स के नियम में बताया गया तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ये आपका चार्ल्स का नियम हो जाएगा। ग्राहम्स लॉ में कहा गया था, ग्राहम्स लॉ में R1/R2 इक्वल टू √M2/M1, और एवोगाड्रो लॉ में कहा गया था V प्रोपोर्शनल टू या N या V बराबर N या V प्रोपोर्शनल टू N। ये तमाम इक्वेशन को याद रखिएगा, और इसके संदर्भ में कई बार जो है आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। अगला है, चूने के पानी किसके साथ किसके बनने के कारण
कार्बन डाइऑक्साइड गैस माध्यम से गुजरने पर दुधिया हो जाता है। ये चूने का पानी बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो इससे कैल्शियम कार्बोनेट का यानी CaCO3 का निर्माण होता है और ये उसके कारण को क्या करता है, दुधिया बना देता है। तो आपका आंसर यहां से CaCO3 हो जाएगा यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, यानी विकल्प ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगला है परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम आइसोटॉप्स कौन सा है? इसमें साथियों दो का प्रयोग होता है, एक तो आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है और दूसरा आपका जो है ये प्लूटोनियम जो है, साथ दूसरा जो आपका प्लूटोनियम जो है प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपका यूरेनियम और प्लूटोनियम विकल्प सी में है, यानी साथियों आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा। चलिए साथियों आज की सेवा रोका जाए, फिर मुलाकात अगली क्लास में होगी और कल 15 मिनट में फिर हम आपको जो है 30 से 35 क्वेश्चन बताएंगे। धन्यवाद।